हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प हमारा में। आज की इस वीडियो में हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे। तो आज की पहली हेडिंग होगी हमारी सेल डिवीजन। सेल डिवीजन। सेल डिवीजन और हिंदी में से बोलेंगे कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन। मानव शरीर में सेल डिवीजन कौन करता है? सेंट्रोसोम हमने पढ़ा था। जो सेल के अंगक पढ़े थे, यानी सेल के क्या पढ़े थे हमने? ऑर्गेनल्स पढ़े थे। उसमें हमने बताया कि सेल का डिवीजन कौन करता है? सेंट्रोसोम। तो सेल डिवीजन कौन करता है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम केवल एनिमल में सेल डिवीजन करता है, ना कि प्लांट्स में। प्लांट्स में हमने बताया था कि प्लांट्स में सेल डिवीजन सेल प्लेट करते हैं। सेल प्लेट। सेल प्लेट। सेल प्लेट किस में करते हैं? प्लांट्स में। सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन क्या है? जब एक कोशिका से एक अधिक कोशिका बन जाना। एक कोशिका से पेरेंट सेल, जो कोशिका होती है जिससे डिवीजन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेरेंट सेल। और जो हमारी नई कोशिका बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? डॉटर सेल। तो एक कोशिका से एक या अधिक कोशिका का विभाजन होना क्या कहलाएगा? कोशिका विभाजन कहलाएगा। अब कोशिका विभाजन है। कोशिका विभाजन सबसे पहले किसने देखा? कोशिका विभाजन को सबसे पहले विरचाओ ने देखा। विरचाओ ने सबसे पहले कोशिका विभाजन को विरचाओ ने देखा। कि एनिमल्स या प्लांट्स में क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है। सबसे पहले किसने देखा? विरचाओ ने। अभी जो कोशिका विभाजन है ये 3 टाइप का है। सेल डिवीजन हमारा 3 टाइप का है। सेल डिवीजन ये 3 टाइप का है हमारा। फर्स्ट जो हमारा सेल डिवीजन है वो है मीटोसिस। सॉरी, एमिटोसिस। एमिटोसिस। जो सेकंड सेल डिवीजन है वो है मीटोसिस खाली। और जो थर्ड सेल डिवीजन है वो है मायोसिस। मियोसिस। मियोसिस। जो एमिटोसिस है इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? एमिटोसिस को हम हिंदी में असूत्री विभाजन बोलते हैं। असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन। एमिटोसिस को हिंदी में बोलते हैं असूत्री विभाजन। उसके बाद मीटोसिस को हम हिंदी में बोलते हैं अर्धसूत्री, सॉरी, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। उसके बाद मियोसिस को हम हिंदी में बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। सेल डिवीजन कितने टाइप का होता है? सेल डिवीजन 3 टाइप का होता है। फर्स्ट है हमारा एमिटोसिस यानी असूत्री विभाजन। एमिटोसिस यानी असूत्री विभाजन। उसके बाद मीटोसिस यानी समसूत्री विभाजन। फिर उसके बाद मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। अब हमारा पहला हम पढ़ेंगे एमिटोसिस। एमिटोसिस किस में पाया जाएगा? एमिटोसिस प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाएगा। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाएगा। प्रोकैरियोटिक सेल। एमिटोसिस विभाजन प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या पाए जाते हैं? जीवाणु, शैवाल, कवक, ये सब किस में पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, है ना? एमिटोसिस में मैं यहाँ लिख देती हूँ जीवाणु, शैवाल,
फंजाई है ना, बैक्टीरिया, फंजाई बैक्टीरिया, कवक, ये सब किसके हैं? असूत्री, असूत्री विभाजन के उदाहरण है। अब ये जानेंगे असूत्री विभाजन में क्या होता है। असूत्री विभाजन में एक पेरेंट सेल होती है, उससे दो डॉटर सेल निकलती हैं। एक पेरेंट सेल होती है, उससे दो डॉटर सेल निकलती हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? असूत्री विभाजन। यानी एक ही सेल से, यानी फर्स्ट सेल हमारी हो गई ये वाली, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें हम जानकर आए हैं कि इनमें जो है केंद्रक या डीएनए वगैरह तो होता नहीं है। तो जो फर्स्ट जो हमारी ये हो गई प्रोकैरियोटिक कोशिका, उसके बाद जो थोड़ी ये क्या होगी, थोड़ी और मैच्योर्ड होगी विभाजन के समय, क्या होगी? थोड़ी और मैच्योर्ड होगी, यानी ये भी और मैच्योर हो गई। अब उसके बाद क्या होगा? ये दो भागों में बटेगी, कुछ इस प्रकार। फर्स्ट स्टेप हो गई इसकी ये वाली, सेकंड स्टेप हो गई हमारी, जब ये और थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसका आकार क्या हो जाएगा? बड़ा। थर्ड स्टेप होगी हमारी जब ये दो भागों में टूटने को होगी, और फोर्थ स्टेप जो होगी वो होगी हमारी जब ये पूर्णतः दो भागों में टूट जाएगी। ये क्या होगी हमारी फोर्थ स्टेप। ये क्या है? पेरेंट सेल। और ये क्या हो गई? डॉटर सेल। जो हमें मिलके आया वो क्या हो गई? डॉटर सेल। सबसे पहले इसमें फोर स्टेप हुई। कोशिका ली एक, कोशिका क्या हुआ? थोड़ा सा उसका आकार बढ़ा हुआ, आकार बढ़ने के बाद वो दो भागों में डिवाइड हो गई। उसके बाद क्या हो गया? दो भागों में मतलब टूटने को तैयार हो गई, और फिर फोर्थ स्टेप में क्या हो गया? वो पूरी तरह टूट गई। अभी डॉटर सेल, एक सेल से कितनी बन गई? दो डॉटर सेल बन गई। तो असूत्री विभाजन किसमें होगा? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाएगा। इसमें ना तो न्यूक्लियस होगा हमारा, न्यूक्लियस और केंद्रक भी नहीं होगा, डीएनए वगैरह इसमें कोई झंझट नहीं है, तो इसीलिए आराम से इसे इस तरह टूट जाएगी। लेकिन जो हमारा समसूत्री विभाजन है वो इस तरह नहीं टूटेगा, उसमें कई सारी प्रोसेस होंगी, उसमें चार पांच प्रोसेस होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि उसमें डीएनए भी होगा, उसमें आपको डीएनए भी भेजना पड़ेगा, न्यूक्लियर भी भेजना पड़ेगा, ताकि कोई हमें इंस्ट्रक्शन कौन देता है? न्यूक्लियस देता है इंस्ट्रक्शन कोशिका को, तो न्यूक्लियस भी उसमें भेजना पड़ेगा, लाइसोसोम भी भेजना पड़ेगा, सेंट्रोसोम, उसमें इतने सारे ऑर्गेनल्स हैं। ये सब ऑर्गेनल्स में डिवाइड होने में क्या लगेगा? टाइम। लेकिन हमने पढ़ा जब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कितने ऑर्गेनल्स थे? बहुत कम ऑर्गेनल्स थे। जो हमने दोनों में अंतर देखा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, तो ना के बराबर थे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ऑर्गेनल्स। इस वजह से इनका कोशिका विभाजन क्या है? बहुत ही आसान है, जल्दी जल्दी क्या हो जाते हैं? कोशिका डिवाइड हो जाते हैं ये। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन जो है 5 स्टेप में होगा। ये 5 स्टेप में होगा। पहला होगा हमारा पहला तो ये जानेंगे कि समसूत्री विभाजन किस में पाया जाएगा। ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा। यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में भी किसके अंदर पाया जाएगा? सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल यानी कायिक कोशिका, यानी कायिक कोशिका। सोमेटिक सोमेटिक सेल या कायिक कोशिका। सोमेटिक सेल्स क्या होती हैं? यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर कौन आते हैं? प्लांट्स, एनिमल, हम सब किसके अंतर्गत आते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर। यूकैरियोटिक कोशिका में क्या पाए जाते हैं? ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं बहुत सारे। कौन कौन से? सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हाँ सेल मेम्ब्रेन एक ही है, सेंट्रोसोम पाया जाएगा, और लाइसोसोम पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, गोल्जी एपरेटस पाया जाएगा, राइबोसोम, इसी तरह बहुत सारे ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे। तो ये सब क्या है? तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद सोमेटिक सेल्स क्या है? सोमेटिक सेल्स है कायिक कोशिका, यानी जो हमारी स्किन पूरी, हम लोग किससे मिलकर बने हैं? स्किन, साथ में जो हमारे अंदर के ऑर्गन्स है, लिवर, हार्ट, ये सब क्या है? ये सब किससे मिलकर बने हैं? ये सोमेटिक सेल से ही मिलकर बने हैं। 99% जो ह्यूमन, जो मतलब एनिमलों की बॉडी है, किससे मिलकर बनी है? सोमेटिक सेल से। केवल 1% जनन कोशिकाओं से बनी है। तो 1% कौन सी होगी हमारी?
तो रिप्रोडक्टिव सेल जो होती हैं वो, और 99% हमें क्या है, सोमेटिक सेल्स हैं। तो ये समसूत्री विभाजन यूकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाएगा और साथ में सोमेटिक कोशिकाओं में भी पाया जाएगा, यूकैरियोटिक कोशिका में और सोमेटिक सेल में। अब समसूत्री विभाजन, यानी हमने जब देखा असूत्री विभाजन को डिवाइड करना बहुत आसान हुआ, 4 फेज ले लिए कि पहला एक कोशिका ले ली, उसको थोड़ा आकार बड़ा किया, फिर थोड़ा पिचका दिया इसको इस तरह, फिर ये 2 भागों में बट गई। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं को इतनी आसानी से तोड़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में इतने सारे ऑर्गेनेल्स हैं। अगर आप लाइसोसोम को डिवाइड करोगे तो लाइसोसोम, अगर मान लीजिए डिवाइड होते समय लाइसोसोम फट गया तो पूरी सेल क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। सेंट्रोसोम को भी क्या पता, सेंट्रोसोम एक पार्ट में चला गया, दूसरे पार्ट में नहीं गया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या पता इस पार्ट में चला गया, इस पार्ट में नहीं गया, तो उसमें ऊर्जा का निर्माण कौन करेगा, राइबोसोम। यानी इतने सारे ऑर्गेनेल्स हैं, उनको प्रत्येक को बराबर बराबर भागों में बांटना, तो ये सब इसमें क्या लगेगा, इसमें बहुत सारी प्रोसेस होंगी। तो यही प्रोसेस का हमें इसमें यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। तो पहले हम इसे मिटाते हैं क्योंकि बोर्ड भर चुका है, इतने ही कोई मिटा लेते हैं पहले। सेकेंड हेडिंग हमारी चल रही थी समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको माइटोसिस, मिटोसिस। सबसे पहले समसूत्री विभाजन को किसने देखा था? सबसे पहले समसूत्री विभाजन को वॉल्थेयर फ्लेमिंग ने देखा था, वॉल्थेयर फ्लेमिंग, वॉल्थर फ्लेमिंग। उसके बाद हम जान रहे थे कि समसूत्री विभाजन को कितने फेजों से गुजरना पड़ेगा। ये कम से कम 5 फेजों से होकर गुजरेगी। पहला इसका फेज होगा ए, इंटरफेस। बी जो होगा वो होगा इसका प्रोफेज। सी होगा इसका मेटाफेज। और डी होगा इसका एनाफेज। और ई होगा हमारा इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, और ई फेज होगा हमारा टेलीफेज। टेलोफेज, ई फेज होगा हमारा टेलोफेज। अब ये 5 फेज हमको इसमें पढ़नी पड़ेंगे, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इसमें सबसे कम समय जो लगता है वो लगता है एनाफेज को। सबसे कम अगर किसी का जो समय लगता है, सबसे कम समय जो लेती है वो लिखती है एनाफेज, कम समय लेती है एनाफेज। कम समय ले रही है तो यानी इसके पास काम भी क्या होगा, कम होगा। इंटरफेस सबसे ज्यादा समय लेती है और सबसे महत्वपूर्ण फेज, मतलब शुरू की यही फेज है तो ये ज्यादा समय लेगी। मेटाफेज मध्य की फेज है, तो जब भी हम कोई अध्ययन करेंगे तो अध्ययन की सुविधा के लिए किसको लेंगे, मेटाफेज को लेंगे। सबसे पहले इंटरफेस को पढ़ते हैं, इंटरफेस में क्या होता है। अब हम कोशिका लेंगे, कोशिका लीजिए, यूकैरियोटिक कोशिका, ये हो गई यूकैरियोटिक कोशिका। अब इस यूकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस भी होगा। अब सबसे पहले इंटरफेस में क्या है, इंटरफेस में सबसे पहले जो सेंट्रोसोम है वो क्या करेगा, वो क्रोमोसोम को डिवाइड करेगा। न्यूक्लियस के अंदर, हमने न्यूक्लियस के अंदर पढ़ा था, न्यूक्लियस के अंदर किस प्रकार थे, इस प्रकार के क्या थे, क्रोमोसोम थे। और इन क्रोमोसोम जो हमने खोला, इन क्रोमोसोम को खोला इस तरह से, तो इसमें से क्या निकला, डीएनए निकला। तो सबसे पहले इंटरफेस में क्या होगा, वो क्रोमोसोम को डिवाइड करेगा, क्रोमोसोम को विभाजित करेगा सेंट्रोसोम, क्रोमोसोम और डीएनए को। सबसे पहले इसमें क्या करेगा,
क्रोमोसोम को डिवाइड करेगा, यानी कुछ इस प्रकार। सेकंड स्टेप क्या बन जाएगी, जब ये क्रोमोसोम को डिवाइड करेगा तो ये दोनों में अलग अलग पार्टों में हो जाएंगे, यानी ये कुछ इस तरह से हो जाएंगे। क्रोमोसोम क्या हो गए, बट गए, टूट गए क्रोमोसोम। तो सबसे पहले क्या हुआ, क्रोमोसोम को डिवाइड किया। क्रोमोसोम को डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, डीएनए भी साथ में डिवाइड हो जाएगा। तो क्रोमोसोम और डीएनए दोनों डिवाइड हो जाएंगे, क्रोमोसोम और डीएनए। इंटरफेरेंस का क्या काम होगा, सबसे पहले ये क्रोमोसोम और डीएनए को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, विभाजित करेगा, सेंट्रोसोम इसमें। उसके बाद प्रोफेज का क्या काम होगा, अब हमारा क्रोमोसोम डिवाइड हो चुका है, अब हमें कोशिका को इंस्ट्रक्शन देने के लिए किसकी जरूरत होती है, न्यूक्लियस की। कोशिका को, जैसे हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्शन कौन देता है, ब्रेन। कोशिका को इंस्ट्रक्शन कौन देगा, न्यूक्लियस। तो अब हम किसको डिवाइड करेंगे, न्यूक्लियस को। तो जो प्रोफेज है उसका क्या काम होगा, न्यूक्लियस को डिवाइड करना। प्रोफेज करेगा न्यूक्लियस को डिवाइड। प्रोफेज में क्या हो चुका है, न्यूक्लियस बढ़ चुका है। अब उसके बाद क्या होगा, मेटाफेज में। मेटाफेज में क्या होगा, अब न्यूक्लियस क्या देगा, ये न्यूक्लियस जब दोनों में डिवाइड हो गया तो न्यूक्लियस स्प्लिंटर फाइबर बनाने का क्या देगा, इंस्ट्रक्शन देगा कि तुम स्प्लिंटर फाइबर बनाओ, स्प्लिंटर फाइबर बनाओ। यानी कोशिका कुछ इस प्रकार बढ़ गई, क्रोमोसोम इस तरफ आ गए, साथ में क्या आ गया, न्यूक्लियस भी आ गया। अब न्यूक्लियस आ गया तो न्यूक्लियस क्या देगा, इंस्ट्रक्शन देगा कि तुम अभी तो बीच के अभी और ऑर्गेनल रह गए, लाइसोसोम रह गया है, माइटोकॉन्ड्रिया रह गया है, गोल्जी एप्रेटस रह गया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रह गया है। अब इनको भी विभाजित करना है, अभी तो केवल दो ही तो आए हैं हमारे पास। अब इनको विभाजित करने के लिए जो मेटाफेस है वो क्या इंस्ट्रक्शन देगा, मतलब मेटाफेस सिचुएशन में क्या होगा, न्यूक्लियस हमारा क्या इंस्ट्रक्शन देगा दोनों उसको, कि तुम स्प्लिंटर फाइबर बनाओ, स्प्लिंटर फाइबर। स्प्लिंटर फाइबर क्या करेंगे, जो कोशिका के जो ऑर्गेनल है, यानी मान लीजिए ये कोशिका के ऑर्गेनल हुए, सेंट्रोसोम हो गया, ये गोल्जी एप्रेटस हो गया, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और राइबोसोम हो गया, वैक्यूल्स हो गया, न्यूक्लियर हो गया। इसी प्रकार अलग अलग ऑर्गेनल्स होंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया रह गया हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। तो अब जो स्प्लिंटर फाइबर, ये धागे के समान होंगे, फाइबर यानी धागे के समान, ये स्प्लिंटर फाइबर क्या करेंगे, ये जो हमारे ऑर्गेनल्स हैं इनको क्या करेंगे, बीच में से बांधेंगे। जिस तरह हम बलून को देखा होगा, बड़े बड़े बलून होते हैं, उनको क्या करते हैं, फोल्ड कर देते हैं। तो इसी प्रकार सब किसी को भी तोड़ना हो तो उसे बीच में से ही तोड़ेंगे। तो पहले क्या करेंगे, ये लोग स्प्लिंटर फाइबर इनको बांध लेंगे। तो ये इंस्ट्रक्शन कौन देगा, न्यूक्लियर, इसी न्यूक्लियस, क्योंकि इसीलिए हमने सेकंड फेज में सबसे पहले न्यूक्लियस को डिवाइड कर लिया, क्योंकि इंस्ट्रक्शन देने का काम किसका है, न्यूक्लियस का। तो ये स्प्लिंटर फाइबर इनको क्या कर लेंगे, बीच में से बाइंड कर लेंगे। अब ये स्प्लिंटर फाइबर धीरे बाइंड करने के बाद जो हमारी एनाफेज होगी, इसमें क्या काम होगा, सबसे कम समय इसमें, मतलब तो 2 से 3 मिनट शायद इतनी लगती हैं। अभी स्प्लिंटर फाइबर को बंदे ही रहने दो। एनाफेज में क्या होगा, ये जो ऑर्गेनल्स हैं ये अलग अलग पोल में चले जाएंगे। जैसे इसका पोल कहाँ पर है, यहाँ पर, इसका पोल कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये जो अलग अलग ऑर्गेनल्स हैं ये क्या, पोल की तरफ जाने लगेंगे। पहला फेज में ये कोशिका पूरी तरह क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। बीच में जो बाइंड है ये कोशिका, ये क्या हो जाएगी, जो बाइंड है ये कोशिका हमारी, ओहो ये गलत हो गया यहाँ से, दोबारा से। टेलोफेज जो है, टेलोफेज का क्या काम होगा, जो बीच में हमारी कोशिका है इसको तोड़ देना, यानी 2 कोशिकाओं में बंट जाना। टेलोफेज का क्या काम होगा, 2 कोशिकाओं में विभाजित कर देना कोशिकाओं को। इस प्रकार हमने देखा कि समसूत्री विभाजन या माइटोसिस हम किसके अंतर्गत आते हैं, समसूत्री विभाजन के अंतर्गत। हमारे अंदर क्या होता है, समसूत्री विभाजन होती है, इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस। इन 5 फेसों के बारे में हमने जाना। इंटरफेस में क्या था, सबसे पहले इंटरफेस में क्रोमोसोम को डिवाइड करेंगे। क्रोमोसोम डिवाइड होगा तो डीएनए भी डिवाइड होगा, क्योंकि क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए, आरएनए है ना, जीन। और प्रोफेस में क्या होगा,
प्रोकेज में हम न्यूक्लियर डिवाइड करेंगे, यानी केंद्रक को डिवाइड करेंगे। अगला मेटाफेज में क्या होगा, हम स्प्लिंटर फाइबर यानी न्यूक्लियस क्या देगा, इंस्ट्रक्शन देगा कि स्प्लिंटर फाइबर बनाओ और इन लोगों को बांधो। और भी ऑर्गेनल्स हैं, ये ऑर्गेनल्स बनेंगे तो उसके बाद क्या होगा, ये ऑर्गेनल्स अलग अलग सेलों की तरफ जाएंगे। एनाफेज का क्या काम होगा, ये ऑर्गेनल्स बन चुके हैं, धीरे धीरे डिवाइड हो चुके हैं, ये टूट चुके हैं धीरे धीरे। अब एनाफेज का काम केवल होगा कि इसको कि इनको पोलों की तरफ भेजना। अगर बीच में रहेंगे तो प्रॉब्लम आएगी कोशिका विभाजन के समय, तो इनको पोलों की तरफ भेजना। एनाफेज का काम केवल इतना होगा कि पोलो को भेजना, इसीलिए इसमें कम समय लगता है। और टेलोफेज में क्या काम होगा, कोशिकाओं को बांट देना। कोशिका भी आसानी से नहीं बटेगी, धीरे धीरे करके तोड़ेंगे कोशिका को, तो टेलोफेज में क्या होगा, कोशिका को बांट देना। जो ये समसूत्री विभाजन है, ये हमें जो हमारी कोशिका, जो हमारी स्किन सेल यानी हमें सोमेटिक सेल्स हैं उनमें पाया जाता है। तो हमारी स्किन सेल जब डेड हो जाती है तो क्या होता है, यही विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। उससे क्या बनती है, मान लीजिए 10 हमारी स्किन सेल डेड हो गई, तो उससे क्या होगा, और विभाजन होगा। विभाजन होगा तो क्या होगा, नई सेल बनेगी। इससे 2 सेलें बनती हैं, 2 डॉटर सेल बनेंगी। इससे एक विभाजन से कितनी सेल बनेगी, 2 डॉटर सेल बनेंगी। 2 डॉटर सेल बनी, हमने देखी। ये समसूत्री विभाजन सबसे ज्यादा किस में पाया जाएगा, चूहों में, छिपकलियों में। हमने पूंछों में देखा होगा, छिपकली की पूंछ में और चूहों की पूंछ में ये कौन सा विभाजन पाया जाएगा, समसूत्री विभाजन पाया जाएगा, मीटोसिस पाया जाएगा, चूहे की पूंछ में और छिपकलियों की में। चूहे और छिपकली की पूंछ में कौन सा विभाजन पाया जाएगा, समसूत्री विभाजन या मीटोसिस पाया जाएगा। अब इसके बाद जो थर्ड हमारा बचा अर्धसूत्री विभाजन, उसको हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें भी इतनी ही डिटेल है, उसमें वो इससे ज्यादा लेंथी और है, इससे ज्यादा लेंथी है तो टाइम लेगा। तो इसके बाद हम उसके कल वीडियो में करेंगे पूरा। धन्यवाद। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।